प्यारे बच्चों, मैं रोहित सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, श्री हनुमत राम विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर से आप सभी का भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जानने के पहले हम लोग कुछ टर्म को जान लें। उसमें से एक है चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लिया एक ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है। इस पृष्ठ से होकर जाने वाली संख्याओं की माप को हमें पता करना होगा। उसके लिए हम एक लघु अवयव लेते हैं जिसका माप कितना है, डी है। इस लघु अवयव से होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स डी फाई बी लिखा जाएगा, बी डॉट डी। डी क्या होगा, इस लघु अवयव पर लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर डीए और बी इस बल रेखा पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगा। इनके बीच का कोण थीटा, तो इसको लिखेंगे बी डीए कॉस थीटा, जहां पर थीटा वेक्टर बी और वेक्टर डीए के बीच का कोण है। अब अगर जो हम पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स देखें तो फाई इक्वल टू, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई बी, मीन्स इंटीग्रेट कर देंगे बी डॉट डी ए या इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा पूरे पृष्ठ पर। मान लिया यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा असमान है, पृष्ठ भी तुड़ा मुड़ा हुआ है। मान लिया हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेने के लिए समांतर तथा समदूरस्थ बल रेखाएं खींच लेते हैं। इसमें कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है जिसका कुल क्षेत्रफल है ए। तो इस पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो जाएगा। यही फार्मूला लगा देंगे, बी डी ए कॉस थीटा। यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, मीन्स नियत है, बी को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। थीटा यहां पर लघु अवयव अगर जो हम लेंगे तो वेक्टर डी ए और वेक्टर बी के बीच हर बिंदु पर थीटा एक समान होगा, मीन्स कॉस थीटा भी हर बिंदु पर एक समान होगा। तो बी कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया, वेक्टर इंटीग्रेशन डी ए पूरे पृष्ठ पर। इसका मान अगर जो हम ये लघु अवयव के जितने भी क्षेत्रफल हैं उनको सबको लेते जाएं तो कुल मान आएगा ए। तो इसका मान हो जाएगा बी कॉस थीटा टू ए, या बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए फाई बी। फाई एक अदिश राशि है जिसका मात्रक है वेबर। या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक होता है टेस्ला, इसलिए टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका दूसरा मात्रक हो गया। इसके अलावा एक चीज हम लोग और जानेंगे, जैसे एक क्षण चुंबक है, उसको हम गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर छोड़ दें तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। नॉर्थ, जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार अगर जो हम कोई एक धारावाही प्रणालिका लें, उसको
गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। जो सिरा उत्तर की ओर रुकेगा उसे उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुका उसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। अब हम अगर जो दक्षिणी ध्रुव को इधर की ओर से देखें तो इसमें हमें धारा दक्षिणावर्त बहती हुई दिखाई पड़ेगी। दक्षिणावर्त कैसे, यहां पर देखेंगे तो ये धारा ऐसे, तो यहां पर अगर जो हम ये बना देंगे तीर, मीन्स यहां पर क्या क्या बन जाएगा, एस। और इसी प्रकार से अगर जो हम इधर से देखेंगे तो यहां पर हमें वामावर्त एन दिखाई पड़ेगा। वामावर्त मीन्स वामावर्त, और इधर दक्षिणावर्त। मीन्स अगर जो हम कोई धारावाही कुंडली है उसको सामने से देखें, उसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहती हुई दिखाई पड़ रही है तो वो साउथ पोल होगा। वामावर्त दिशा में धारा बहती हुई दिखाई पड़ रही है तो वह नॉर्थ पोल होगा। ये चीज हमारी आगे काम में आएगी। एक वैज्ञानिक थे ओर्स्टेड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक परिपथ लिया और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रखी। चुंबकीय सुई सामान्य अवस्था में नॉर्थ साउथ दिशा में रुकी हुई है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की, ये चुंबकीय सुई घूम करके दूसरी दिशा में रुकी। अगर जो हम इस धारा की ध्रुवता को परिवर्तित कर दें, धारा की ध्रुवता को परिवर्तित कर दें, तो ये देखा कि अब ये अलग दिशा में रुकी। इट मीन्स ओर्स्टेड ने यह सिद्ध किया कि धारा के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदलने से यहां पर सुई की दिशा बदल गई। सुई सदैव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रुकती है। इसका मतलब ओर्स्टेड ने बताया कि वैद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत धारा हो सकती है? इसके लिए फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए। फैराडे ने क्या किया, एक कुंडली ली और एक चुंबक लिया और देखा कि क्या कुंडली और चुंबक से वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। वैद्युत धारा पता करने के लिए कुंडली में एक धारामापी लगा दिया और इसके पास में एक चुंबक रखा। चुंबक का मान लिया ये नॉर्थ पोल, साउथ। यहां पर कोई विक्षेप नहीं हुआ। कुंडली बड़ी रखी या चुंबक प्रभावशाली ज्यादा रखा, मगर कोई धारा नहीं देख पाए। ऐतिहासिक कथन है कि फैराडे एक्सपेरिमेंट करते करते परेशान हो गए, मगर वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहां पर वैद्युत धारा नहीं देख पाए। जबकि इस प्रकार से इसकी बल रेखाएं थी। बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रही हैं, चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। कोई धारा नहीं गई। मगर एक दिन फैराडे परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, चुंबक को फेंक दिया। चुंबक जब फेंका तो देखा कि ये कुंडली के बीच से होकर के निकला और उसमें पाया कि इसमें धारामापी में विक्षेप हो गया। मीन्स कैसे विक्षेप हुआ कि ये कुंडली है, इसमें धारामापी लगा हुआ है। जब ये नॉर्थ साउथ इधर की ओर जाने लगा तो यहां पर एक विक्षेप हुआ। इनको आश्चर्य हुआ। इन्होंने उठा करके चुंबक को फिर से फेंका, पुनः विक्षेप पाया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना क्या शुरू किया कि कुंडली
के पास कुंडली को स्थिर रखा, चुंबक को लेकर के गए, यहाँ पर विक्षेप होना शुरू हो गया। जब यदि कुंडली को स्थिर रख करके चुंबक को दूर ले गए तो विक्षेप हुआ। कुल मिलाकर के कुंडली और चुंबक के बीच में यदि सापेक्ष गति कराई गई तो यहाँ पर कुंडली में धारा उत्पन्न होती हुई देखी गई। इसका मतलब सापेक्ष गति के कारण, किसके कारण? सापेक्ष गति के कारण कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में एक वैद्युत धारा उत्पन्न हुई। क्या सापेक्ष गति के कारण ही केवल वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है? इसके लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसमें एक ये लूप या कुंडली ली और एक दूसरा लूप या कुंडली रखा और उसमें धारा मापी, परिपथ में जोड़ दिया। जैसे ही इसको जोड़ा गया यहां पर विक्षेप दिखाई पड़ा। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करना बंद किया गया पुनः विक्षेप दूसरी दिशा में दिखाई पड़ा, या इसमें धारा के मान को परिवर्तित किया गया तो इसमें विक्षेप दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब यहां पर धारा के मान को परिवर्तित करने से यहां पर इस कुंडली में या इस लूप में धारा बहने लगती है। धारा यहां पर परिवर्तित करने से यहां पर धारा कैसे बनी? यहां पर धारा परिवर्तित हुई मीन्स यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बदला। ये चुंबकीय क्षेत्र पास में है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र बदला। चुंबकीय क्षेत्र मीन्स फ्लक्स बदला। अर्थात ये बात हो गई कि केवल सापेक्ष गति न देख करके हम लोग कहेंगे कि यदि किसी कुंडली या परिपथ से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, यदि किसी कुंडली या परिपथ से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। फैराडे ने इस घटना का नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें एक धारा बहती है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, दो नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो इसको लिख सकते हैं E=-n डेल्टा फाई बाई डेल्टा t। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा n फाई बाई डेल्टा t, जहां पर n फाई को फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहा जाता है। इसका मात्रक है वेबर टर्न। यहां पर एक खास बात या ध्यान में रखने की है कि अगर जो कुंडली का परिपथ खुला हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा मगर प्रेरित धारा नहीं उत्पन्न होगी। अर्थात फ्लक्स परिवर्तन होने से पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा सीधे उत्पन्न नहीं होती है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। इस द्वितीय नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, प्रेरित धारा कितनी होगी, प्रेरित आवेश कितना होगा, इसके लिए E = अगर जो हम
संख्यात्मक मान ले लें तो दे दिया जाएगा n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहां पर n कुंडली में फेरों की संख्या है, प्रेरित धारा I इक्वल टू लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल बटे कुंडली का प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा n डेल्टा फाई, E का मान यहां से रख देंगे अपॉन डेल्टा टी R। कुंडली में प्रेरित आवेश कितना हो जाएगा, E Q इक्वल टू I डेल्टा टी से I की वैल्यू ये रख दें तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा n डेल्टा फाई अपॉन R। इन चीजों को सभी को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसको देखें कि एक ये चुंबक है, इससे ये बल रेखाएं निकल रही हैं, इसमें अगर जो एक लूप को स्थिति 1 से स्थिति 2 पर लाया जाता है, स्थिति 1 में कुंडली से या लूप से बद्ध फ्लक्स कम है क्योंकि बल रेखाओं की संख्या कम है, 2 पर बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। यहां से हम प्रेरित धारा को देख सकते हैं। n इस लूप में या कुंडली में फेरों की संख्या नियत हो गई, R इसका प्रतिरोध नियत हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन जब यहां से यहां तक आए नियत हो गया। मामला निर्भर करेगा डेल्टा टी पर। अगर जो तेजी से लेकर के आए हैं डेल्टा टी कम होगा, प्रेरित धारा का मान ज्यादा होगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल भी अधिक होगा। मगर आवेश पर क्या असर होगा, आवेश समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। मींस एक स्थिति से 2 स्थिति तक चाहे धीरे लेकर के आए कुंडली को या तेजी से लेकर के आए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित आवेश की मात्रा समान होगी। केवल निर्भर समय पर कौन करेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा निर्भर करेगी। अब एक चीज और यहां पर न्यूमेरिकल के लिए डिफरेंशिएशन में हम लोग ध्यान रखेंगे, सूत्र के लिए E इक्वल टू हम लिख लिया करेंगे, यदि समय बहुत सूक्ष्म है तो इसको लिखा जा सकता है डी फाई बाई डी टी, और ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये न्यूमेरिकल के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। बच्चों, अगर जो हमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनाना हो बोर्ड के तल के लंबवत, एक ऐसे बना है चुंबकीय क्षेत्र, ये भी बोर्ड के तल के लंबवत है, और अगर जो हम एक इस प्रकार से बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये भी बोर्ड के तल के लंबवत है। दोनों में क्या अंतर है, तीर से देखिए कि अगर जो तीर आप लोगों की ओर आ रहा है तो उसका एक पॉइंट हेड उसका दिखाई पड़ेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, इधर बाहर की ओर दृष्ट है, और यहां पर जब तीर अंदर की ओर जा रहा होता है तो उसके पंख दिखाई पड़ते हैं। तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र किधर हुआ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब हमें पता ये करना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक है जिसकी लंबाई L है। कौन सा चालक है, एक ये चालक है J K, जिसकी लंबाई कितनी है L। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र के लंबवत किस वेग से? v वेग से गतिमान है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? इसको हमें पता लगाना है। इसके लिए देखो, चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, जैसे चालक गतिमान है, चालक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी गतिमान है, तो चालकों इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, चुंबकीय बल Fm, लॉरेंस बल लगेगा। Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉनों पर बल किधर की ओर लगा? Q माइनस है, लिखा जाएगा, तो माइनस ई वी क्रॉस बी मीन्स बल की दिशा v क्रॉस b के माइनस उल्टा दिशा में होगी। अब हम v क्रॉस b की दिशा देखें, v इधर की ओर है, b बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, v क्रॉस b ऊपर की ओर हुआ, मीन्स माइनस v क्रॉस b किधर की ओर होगा? नीचे की ओर। तो इस पर चुंबकीय बल किधर की ओर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर k सिरे की ओर, मीन्स इलेक्ट्रॉन किधर की ओर आ जाएंगे? k सिरे की ओर। तुलनात्मक रूप से j सिरा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब j सिरा धनात्मक, k सिरा ऋणात्मक, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसकी दिशा किधर से किधर की ओर होगी? j से k की ओर। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा एक, जो कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, F Fm नीचे की ओर, Fe ऊपर की ओर। जो प्रभावशाली होगा उधर इलेक्ट्रॉन चलेगा। अभी वैद्युत क्षेत्र बहुत दुर्बल है, तो इलेक्ट्रॉनों पर बल किधर की ओर? प्रभावशाली बल किधर? k सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉन k सिरे की ओर और आ गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन k सिरे की ओर आते जाएंगे, k सिरा ऋणात्मक और तुलनात्मक रूप से j सिरा धनात्मक होता जाएगा। एक वैद्युत क्षेत्र j से k की ओर प्रबल होता जाएगा, मीन्स वैद्युत बल का मान बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे वैद्युत बल का मान बढ़ता बढ़ता इतना हो जाएगा कि यह ठीक Fm के बराबर हो जाएगा। अब उस दशा में इलेक्ट्रॉनों पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा, न इलेक्ट्रॉन j की ओर जाएंगे न k की ओर जाएंगे, तो वह अवस्था सीमांत होगी। सीमांत अवस्था में वैद्युत बल किसके बराबर होंगे? चुंबकीय बल के बराबर हो जाएंगे। वैद्युत बल F इक्वल टू लिखा जाता है कितना? QE। Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो E इंटू चुंबकीय बल QVB, तो QV क्रॉस B से QVB साइन थीटा। थीटा यहाँ पर वेक्टर V और वेक्टर B के बीच का कोण है, जो कि यहाँ पर कितना है? 90, तो हो जाएगा QVB साइन 90। साइन 90 1 है, QVB और Q इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा? EVB। E और E कैंसिल हो गए, E इक्वल टू VB। E वैद्युत क्षेत्र है, इसका मान होगा V अपॉन D के बराबर। D कितना है? L, तो E इक्वल टू V अपॉन L VB। V इक्वल टू हो जाएगा BVL। इतना विभवांतर J और K सिरों के बीच में हो जाएगा। अब यदि यह चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर, और ये चालक इधर की ओर जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से इधर की ओर थीटा कोण बनाते हुए। अब इस वेग v के हम दो घटक बना सकते हैं, एक क्षेत्र की दिशा में और एक क्षेत्र की दिशा के लंबवत। क्षेत्र की दिशा में घटक होगा v cos थीटा और लंबवत घटक होगा v sin थीटा। उस दशा में J और K सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो V की जगह हम लिखेंगे लंबवत घटक इंटू L, और लंबवत घटक कितना होगा? V sin
थीटा इंटू एल, तो ये हो जाएगा बी वी एल साइन थीटा। स्वप्रेरण, एक कुंडली है। अगर जो इस कुंडली में धारा के मान को बढ़ाया जाए या घटाया जाए या धारा के मान को बहना शुरू किया जाए या बहना बंद किया जाए, कुल मिला के यदि इस कुंडली में धारा के मान को परिवर्तित करते हैं तो देखा यह गया कि इसी कुंडली में एक और धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि मुख्य धारा का विरोध करती है। इस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। जैसे ये मुख्य धारा इस दिशा में है और बढ़ती हुई है, मुख्य धारा इस दिशा में है और कैसी हुई, बढ़ती हुई है। तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह इस मुख्य धारा के विरोध में होगी। ये किसकी दिशा होगी, प्रेरित धारा की। यही यदि यह कंडीशन हो कि इस कुंडली में मुख्य धारा है तो इसी दिशा में, मगर यह घटती हुई है, तो प्रेरित धारा ऐसी होगी कि यह इसके घटने का विरोध करेगी। इट मीन्स जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन से उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए और एक प्रेरित धारा बहने लगे, इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। मान लिया कि कुंडली में धारा कितनी है, I, कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N, प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स कितना है, phi, तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या इस कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। क्यों? क्योंकि phi इक्वल टू होता है B A। अब B निर्भर करेगा इसमें धारा पर, इसका मतलब phi निर्भर करेगा कुंडली में धारा पर, इसका मतलब n phi इक्वल टू n phi अनुक्रमानुपाती I लिख सकते हैं। n phi अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगाना पड़ेगा Li, जहां पर L एक नियतांक है, इसे कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। L इक्वल टू लिखा जा सकता है n phi अपॉन I। इस स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। यहां पर यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो L इक्वल टू n phi कह सकते हैं। मीन्स यदि कुंडली में एकांक धारा हो तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगी। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E इक्वल टू माइनस n डेल्टा phi अपॉन डेल्टा t से इक्वल टू डेल्टा n phi अपॉन डेल्टा t इक्वल टू n phi का मान यहां से हम लिख सकते हैं कितना, Li इक्वल टू माइनस डेल्टा Li अपॉन डेल्टा t। L नियतांक है, उसको डेल्टा के बाहर लिख सकते हैं, डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। तो E इक्वल टू माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा t या L इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा t। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस L di बाई dt या L को लिख सकते हैं माइनस E अपॉन di बाई dt। यहां से हम देखें यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा t कितना हो 1, तो L इक्वल टू संख्यात्मक रूप से हम लिख सकते हैं E के बराबर। मीन्स यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो कुंडली
में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यहां से हम 1 हेनरी की भी परिभाषा कर सकते हैं। 1 हेनरी कैसे कर देंगे? यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी 1 हो और ई का मान भी कितना हो? 1, मीन्स यदि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी